इस जनसभा में मौजूद मऊ शहर के बहुत अहम शख्सियत साबिक एमएलए मोहतरम कामरेड इम्तियाज साहब, भरत लाल राही जी, खालिद साहब, फखर आलम साहब, सलाम साहब, वरिंदर जी और सारे इकबाल भाई, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी के मौके पर आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और आज के दिन की अहमियत क्यों है उस पर माननीय विधायक जी ने तफसीली रोशनी डाल दी है। बचपन से मैं देख रहा हूं कि यहाँ प्रोग्राम होता था, वहाँ कॉर्नर में माइक लगता था और इम्तियाज साहब को, भरत जी को और वरिंदर जी को, ये तीन लोगों का चेहरा मुझे याद है अब भी कि उस ज़माने से ये लोग हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त पे यहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे। लेकिन उधर ही कॉर्नर में एक मंच लगता था छोटा सा। तो इसको मैं जब 2000 में चेयरमैन हुआ पहली मरतबा, तो इसको मैंने नगर पालिका की तरफ से लगवाने का मैंने शुरुआत करी और फिर तब से वो परंपरा कायम है। और जैसे जैसे कुछ कमियां होती हैं तो उसमें सुधार करता रहता हूँ। यहाँ आते हैं सभी दल के लोग, एक मौका होता है कि सभी राजनीतिक लोग एक प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं और कभी कभी इशारों किनारों में अपनी बातें रखते हैं और कभी कभी खुल के अपनी बातें रखते हैं। आज थोड़ा खुल के कुछ बातें हुई हैं, मुझे खुशी हुई कि बात अपनी कहने की सहूलियत लोगों को मिली है तो लोग कह रहे हैं, और अपनी बात को रखने की आदत डालनी चाहिए। ये बेबाकी मैं भरत जी में भी पाता हूँ और इम्तियाज साहब में भी पाता हूँ कि अपनी बात को कहीं भी आप लोग रखते हैं। आज कई लोगों ने धरना और प्रदर्शन की बात भी की कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अच्छी बात है, इसी की तो ज़रूरत है, करना चाहिए। आप करिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो हमें भी बुलाइए। हम लोग तो उसी धरने प्रदर्शन से जन्मे ही हैं, उसी से सियासत में आए और उसका नतीजा भी है। कम से कम 20 मुकदमे तो हैं मेरे ऊपर, इससे ज़्यादा तो नहीं। आज तक हज करने जाने की नौबत नहीं आ रही क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये कि एक इत्मीनान ये है कि 64 साल की मेरी उम्र हो गई है, कभी आवाम के साथ धोखा नहीं किया और जितनी भी जिंदगी है अल्लाह मियां खैरियत के साथ रखेंगे। लेकिन दिली तमन्ना ये है कि लोगों की खिदमत करते हुए इस दुनिया से जाएं। और ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा नई जिंदगी देता है। और जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का मैं सबब बन जाता हूं, यानी कि मेरी वजह से किसी को अगर खुशी मिल जाए तो मैं जितना खुश होता हूं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने हमेशा से यही सीखा है और यही जाना है कि दूसरों के लिए, जो अवाम है उनके लिए चलना, उनके लिए 2 कदम चलना, उनके लिए कुछ सहूलत फराहम करना जिम्मेदारी है। हम लोग देखिए, कोई डिग्री हासिल करके कुर्सी तक नहीं पहुंचे। मैं 2 मरतबा मैं चेयरमैन रहा हूं और 1 मरतबा मेरी वाइफ यानी मैं ही रहा हूं उस वक्त भी, और 4 मरतबा मैं सभासद रहा हूं। नगर पालिका का 7 चुनाव मैंने लड़ा और 7 में 6 बार जीता हूं। नहीं, 8 चुनाव लड़ा हूं जिसमें 7 बार जीता हूं मैं। बल्कि पहला चुनाव जब हुआ तो विधायक जी मेरे सभासदी के जब पहला चुनाव हुआ तो आपने उस वक्त भी मेरी मदद की थी और मेरे जलसों में भी आए और हर तरह से मुझे, और तब से आपकी शफकत हमेशा मुझे प्राप्त रही है। और इसीलिए जब भी कोई मुश्किल सियासी मशवरा करना होता है तो मैं विधायक जी से करता भी हूँ। आज कई मसले उठे, लेकिन मैं सबसे पहले जो विधायक जी ने बात कही गोश्त की, उस पर आता हूँ। चूंकि अब देर में वहाँ जाना था, देर तो हो ही गई, तो अब थोड़ा 10 मिनट मुझे भी आप लोग सुन लीजिए। जो बातें आई हैं उसकी बातें सब आ जाए तो मेरे ख्याल से, चूंकि आवाम है और संजीदगी से लोग सुन रहे हैं तो कुछ बातें आ जाने चाहिए। मौके होते हैं कि कुछ सफाई देने का मौका मिल जाता है। तो गोश्त की बात आई सबसे पहले। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 से ये शुरुआत हुई जब गोश्त बंद हुआ। ऐसा नहीं है कि शुरुआत इसकी वहाँ से 2014 से नहीं है। ये अभी जो विधायक जी बात कर रहे थे एनजीटी की, तो एनजीटी से मामला ये उठा मगर एनजीटी तक ही ख़त्म नहीं हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने गोश्त को लेकर एक गाइडलाइन बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि जो एक मानक बना दिया कि सफाई सुथराई से लेकर स्लॉटरिंग जहाँ भी होगी, यानी मज़बा खाने जहाँ होंगे, तो उसका एक मानक बना दिया और कहा कि इस मानक को जो पूरा करेगा वो गोश्त काट सकता है। और मानक के अनुसार जब आप स्लॉटरिंग करेंगे तो जब मानक के एतबार से स्लॉटरिंग हुई रहेगी तो उस गोश्त को बेचने के लिए दुकान का लाइसेंस निकायों द्वारा दिया जाएगा, यानी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। मगर उसमें शर्त रखी गई कि जो कटिंग यहाँ होनी है, मज़बा खाना जो है, तो मज़बा खाना तमाम मानकों को पूरा करना चाहिए। तो ये आर्डर ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार आई है तब हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये आर्डर उससे पहले का है और ये आर्डर 2008 के आसपास का है। लेकिन उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं इस बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर पर कड़ाई से लागू इसको नहीं किया गया। फिर उसके बाद भरत जी की सरकार आ गई 2014 में, तो भरत जी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये बात है कि इस सरकार ने तासुब तो किया और आज भी कर रही है, खूब जम के कर रही है। तो इसको एजेंडा बनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मीट के लिए है, बीफ के लिए नहीं है। बीफ और मीट में फर्क ये है कि बकरे का गोश्त है और भैंस का या और किसी जानवर का, जब बड़े जानवर का गोश्त है उसको बीफ कहते हैं और जो छोटे जानवर का गोश्त कहते हैं उसको मीट कहते हैं। और मुर्गा चिकन में भी, यानी चिकन मटन और बीफ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तीनों चीजों के लिए है। मगर क्या पाबंदी तीनों पे है? पाबंदी सिर्फ एक पे है जो आप खाते हैं, यानी वो पाबंदी मुसलमानों पे खास तरीके से है। मैं इस तरह की बात कभी करता नहीं हूं, लेकिन जब तकलीफ ज्यादा होती है तो बातें निकलती हैं मुंह से। तो ये जो सौतेला व्यवहार है, तो वो पाबंदी और सारी कड़ाई और सारी दिक्कतें इसी एक मसले को लेकर हैं। अब मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि उसमें नियम क्या है। उसमें नियम स्लॉटरिंग का एक नियम बना दिया कि स्लॉटर हाउस जहां बनेगा तो स्लॉटर हाउस में 90% जमीन ग्रीनरी के लिए होगी और 10% हिस्से पे तामीर होगी, और जहां ज़बह हो गए जानवर वहाँ तमाम दस्ताने होंगे, वो हिस्सा एयर कंडीशन होना चाहिए, और तमाम उसके मानक बना दिए बहुत सख्त, जो आम आदमी या आम कुरैशी के बस का है ही नहीं। उस फैसले के पीछे मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़ी कम समझ रखते हैं, ये समझ में आता है कि ये कारपोरेट घरानों को सुविधा पहुंचाने के लिए ये मानक इतने सख्त बनाए गए कि आम आदमी के बस का या आम लोगों के बस का ही न रह जाए। एक स्लॉटर हाउस बनाने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च है, कम से कम 500 करोड़ रुपए का स्लॉटर हाउस। हम लोगों ने यहाँ बिल्डिंग बनाई और 2002 में भारत सरकार की एक योजना थी, संगठित विकास योजना। तो उस योजना के तहत मैंने प्रोजेक्ट बनवाया और उसी योजना के तहत ये जौहर कॉम्प्लेक्स बना। उसी योजना के तहत पालिका का कम्युनिटी हॉल बना बकौल वाला। उसी योजना के तहत नगर पालिका की जो बिल्डिंग है दोबारा जो बनी है 2 स्टोरी की, वो बिल्डिंग उसी योजना के तहत बनी। नगर पालिका के सामने जो बिल्डिंग है वो भी उसी योजना के तहत बनी, जिस योजना के तहत स्लॉटर हाउस बना था। इम्तियाज भाई, हैरत की बात है कि भारत सरकार ने वो पैसा दिया है और भारत यूपी सरकार के जो डिजाइनर हैं, जो विभाग है मास्टर प्लान, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया। हमारी तरफ से वो तमाम जमीनें उपलब्ध कराई गई और वो प्रोजेक्ट बनाया गया और फिर 2014 में उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया, ये कहकर कि मानक को स्लॉटर हाउस आपका पूरा नहीं कर रहा है। आपका स्लॉटर हाउस वो मानक को पूरा नहीं कर रहा है। मानक में बहुत सारी चीजें लगा दी कि नदी से दूरी नहीं है, जो मानक दूरी होनी चाहिए वो दूरी नहीं है, और बहुत सारी शर्तें, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए एक कमेटी गठित की कि स्लॉटर हाउस बनाने पे तो पाबंदी लगा नहीं सकते, स्लॉटर हाउस ही बनाना जरूरी है मानक के एतबार से। तो स्लॉटर हाउस बनाने की परमिशन कौन देगा? तो उस प्रक्रिया को सरकार ने इतना जटिल कर दिया कि स्लॉटर हाउस बनाने की प्रक्रिया मैं 4 साल तक जोड़ता रह गया, 2001 से 2005 तक, और 2005 चेयरमैन होने के बाद फिर 2012 में मेरी वाइफ जब चेयरमैन हुई तब भी मैं दौड़ता रह गया कि हमारे स्लॉटर हाउस को परमिशन मिल जाए, नगर पालिका के स्लॉटर हाउस को। उसमें 11 प्रमुख सचिवों का एक समूह है, जिसमें एनजीटी का भी एक आदमी है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक आदमी है। इस तरह से 11 लोगों का एक समूह समाजवादी पार्टी ने ये कमेटी बनाई थी।
मगर मुझे हैरत है कि मैं भी समाजवादी पार्टी में था, मगर मेरे रहते हुए भी वो परमिशन मुझको नहीं मिल पाई। फिर तो बीजेपी की सरकार आ गई, इसमें क्या रोना। उस प्रक्रिया को भी इतना जटिल कर दिया कि वो परमिशन ही नहीं हो पाया। अगर स्लाटर हाउस की परमिशन हमको यहाँ मिल गई होती तो उसके लिए तमाम प्राइवेट कंपनियां थी जो यहाँ इसको पूरा एयर कंडीशन बनाती और चलाती और करती, तो वो दिक्कत खत्म हो जाती। आज की प्रॉब्लम क्या है कि आज पहले वो हिस्सा हमसे जो परमिशन दुकानों का लाइसेंस देने का था वो नगर पालिकाओं से ले लिया गया। अब लाइसेंस बनाने की जिम्मेदारी कलेक्ट्रेट में खाद्य विभाग है, खाद्य विभाग को दे दिया गया है। अब दुकानों का लाइसेंस भी खाद्य विभाग बनाएगा। यहाँ जो गोश्त बेचने वाले लोग हैं, अगर यही लोग बाहर से स्लाटरिंग किया हुआ गोश्त कहीं से ले आवे बीफ का, तो उसको बनाने के लिए ये विभाग उनको लाइसेंस देगा। अगर ये गोश्त स्लाटर हाउस से ले आवे तो उनको बिक्री का लाइसेंस भी मिलेगा, दुकानें खोलकर वो डंके की चोट पर आज भी बेच सकते हैं। लेकिन स्लाटर हाउस से गोश्त आना चाहिए, जो मान्यता प्राप्त स्लाटर हाउस है वहां से गोश्त आना चाहिए, मोहर लगा हुआ। वो स्लाटर हाउस आपके गाजियाबाद बहुत सारी जगहों पे है, आपके टाटा हो गया, आजमगढ़ हो गया, बहुत सारी जगहों पे वहां से लोगों ने लाइसेंस ले लिया है और लाइसेंस लेके यहाँ लोगों ने अपना बेचना भी शुरू किया है। दिक्कत क्या है कि जैसे अगर कोई हमारा कुरैशी भाई चाहता है कि मैं वो लाइसेंस ले लूं और लाइसेंस लेके मैं यहाँ गोश्त बाहर से ले आऊं और यहाँ बेचूं, तो अब वो दरखास्त देगा पहले जिस कंपनी से वो ले आना चाहता है। यानी अगर कोई कंपनी गाजियाबाद की एक फैक्ट्री से वो गोश्त ले आना चाहता है तो वहां दरखास्त देगा, तो वो उनको एक फार्म देंगे, उस फार्म को वो भरेगा, भर के वो एनओसी मांगेंगे। एनओसी चाहिए उनको फूड सेफ्टी से, पुलिस से, मजिस्ट्रेट से। तो ये यहाँ एक दो साथियों ने हमारे कोशिश की, मगर यहाँ ना पुलिस की एनओसी उसको मिली। अब तक 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, ना पुलिस ने एनओसी दिया, फूड विभाग ने एनओसी दिया, मजिस्ट्रेट ने एनओसी दिया। तो अब जब तक यहाँ से एनओसी ही नहीं मिलेगी तो वो अगला इस कार्यक्रम को आगे कैसे ले जाएगा, ये कैसे बढ़ाएगा। अब इसके लिए क्या दिक्कत क्या है, जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल तबलीगी जमात का जलसा हो रहा था, इज्तिमा जो होता है हर साल, पिछले साल भी हो रहा था। 12 बजे रात को सुबह इज्तिमा होना है और 12 बजे रात को बुलाया गया, मैं भी गया, रात में 2 बज गया था थाने में और मान्यता निरस्त कर दी गई। पूछा गया कि क्यों निरस्त कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम आए थे, पूछा गया कि क्यों निरस्त कर रहे हैं, तो कहे कोई वजह नहीं है, बस ये है कि निरस्त किया जा रहा है और आप लोग मानिए, और नहीं मानिएगा तो फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निरस्त कर दिया गया। तो ये क्या जंगल राज है कि किसी को आजादी नहीं, आप अपना जलसा पड़ जाए। भाई हम लोग कर दे कि लिख के हमसे ले लीजिए, मैं था, सालिम अंसारी थे, तैयब पालकी थे, कि हम लोग लिख के दे देते हैं, कोई घटना होगी तो हम लोग जिम्मेदारी ले लीजिएगा। मगर कहीं जिम्मेदारी की बात नहीं है, हमें आदेश है कि ये कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो 2 तरह का सलूक है ये ठीक नहीं है जमहूरी निज़ाम के तहत, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ये बात आई है कि सबको एक नज़र से देखा जाएगा, सबके साथ एक रवैया रखा जाएगा और सबके साथ किसी भी के साथ सौतेला सलूक नहीं किया जाएगा। खैर ये बात तो है, सरकारें आती हैं अपनी अपनी मर्जी से आती हैं, समय आता है, सबका समय आता है, समय जाता भी है। दूसरी बात आई है जो स्वकर प्रणाली के बारे में भी कई साथियों ने यहाँ बात की है, तो इसके सिलसिले में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था स्वकर प्रणाली के बारे में, विधायक जी 2010 में जब ये आदेश एक सरकार ने किया कि देश के बहुत सारे प्रदेशों में स्वकर प्रणाली लागू है। स्वकर प्रणाली क्या है? स्वकर प्रणाली का मतलब ये होता है कि अपने घर का आप खुद फार्म भर के घोषणा करेंगे कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, कितनी तामीर है, ये आपको खुद बताना है, और जो आप बताएंगे उसी पे टैक्स लग जाएगा। और अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी या अधिकारी को शुबा पड़ेगा तो वो जाके जांच करेंगे कि आपने जो घोषणा की है, जो आप लोगों ने फार्म भर के दिया है कि मेरे पास कितने कमरे हैं, वो सही है या नहीं है। इसी को कहते हैं स्वकर प्रणाली। बहुत से लोग रोज फेसबुक पे लगा रहे हैं, उन्हें स्वकर प्रणाली क्या है पता नहीं है, लागू हो गई, लग रहा है कि स्वकर प्रणाली लागू नहीं हुई है, बल्कि माशाल्लाह लागू हो गया है। यहाँ कोपा में और घोसी में इसी जनपद के
दोनों नगर पंचायतों में, कोबा में तो 2 साल से लागू है, 1 साल हो गया करीब घोसी में भी लागू हुए। तो 2010 में ये बात आई थी। तो उस वक्त जो आदेश हुआ था तो उसमें ये था कि बोर्ड से इसका प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। तो ये पालकी थे, उनके जमाने में भी बोर्ड ने पास नहीं किया। फिर उसके 2 साल के बाद 2012 में शाहीना अरशद जमाल चेयरमैन हुई। तो उसके 2012 के बाद उसे बहुत कड़ाई शुरू कर दी सरकार ने। तो बार बार प्रस्ताव बनाते थे ईओ और बोर्ड में आता था, अब बोर्ड उसे फेल कर देता था, क्योंकि उसमें ही था कि बोर्ड से प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। अभी इधर सितंबर को एक नया आदेश यूपी सरकार ने जारी कर दिया और उस आदेश में से सभासदों के, बोर्ड के सभासदों का और चेयरमैन का हस्तक्षेप भी खत्म कर दिया और सीधा कह दिया कि अधिशासी अधिकारी जो है उसको जारी करेंगे और लागू करेंगे, और जो अधिशासी अधिकारी स्वकर प्रणाली को लागू नहीं करेगा उसके खिलाफ शासन कार्रवाई करेगा, और जो बजट नगर पंचायत निकायों को आता है उस बजट को भी रोक दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब अधिशासी अधिकारी, चूंकि चेयरमैन और बोर्ड से इस अधिकार को ले लिया गया, तो डायरेक्ट अब अधिशासी अधिकारी ने हमसे पूछा भी नहीं और अखबार में विज्ञापन निकाल दिया। आप कभी गौर करेंगे कि जितना विज्ञापन आता है सब में चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी दोनों का नाम होता है नीचे, मगर ये शायद पहला ही विज्ञापन ऐसा निकला होगा जिसमें सिर्फ अधिशासी अधिकारी का था और अधिशासी अधिकारी का निकाला। विडंबना तो यहां तक कर दिया कि कुछ सभासदों के जरिए आपत्ति दाखिल की गई कि ये इसमें हमको आपत्ति, जो उसमें भी आता हूं और बताऊंगा, तो आपत्ति दाखिल की गई तो उसमें सुनवाई होना था। सुनवाई अभी चल रही है, रजिस्टर में लिखा हुआ है सुनवाई जारी है, और दूसरे ही दिन अधिशासी अधिकारी ने उसको फाइनल ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। मैं मंत्री जी से मिला था और मंत्री जी से मैंने कहा था उसमें स्लैब 4 बनाए गए, 4 प्रकार से। 24 मीटर से ऊपर के जो रास्ते हैं, जहाँ रास्ते पे जिनका मकान है उनका रेट अलग होगा, और 24 मीटर से लेके 15 मीटर तक का अलग रेट है, 15 मीटर से 12 मीटर का अलग रेट है, 12 मीटर से 9 मीटर का अलग रेट है, और 9 मीटर से 0 मीटर तक का एक रेट है। मुझे स्वकर प्रणाली लागू करने पर मैं खुद कह रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वकर प्रणाली लागू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश में लागू यह भी हो जाए। हमको आपत्ति यह है कि 9 मीटर का मतलब क्या हुआ, 9 तरीके के 27, 30 फुट, यानी जिसका 30 फुट पे मकान है उसके मकान पर भी उतना ही टैक्स लगेगा, और जिनका 3 फुट की गली में घर है जहाँ साइकिल भी नहीं जा सकती उसका टैक्स भी उतना ही लगेगा। भरत जी आप बताइए क्या ये तर्क संगत है? हमारा सिर्फ इतना कहना है सरकार से कि आप जो 9 मीटर का स्लैब है तो 9 मीटर से 5 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए, कि 9 मीटर से 5 मीटर, 5 मीटर से 2 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए, 2 मीटर से 0 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए। तो जो स्लैब जब कम हो जाएगा तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि इस सड़क पर जिन लोगों की दुकान है उनका भी वही रेट रहे, और अगर किसी गली में कोई पान की दुकान है उसका भी वही रेट रहे, तो ये गलत है ना। ये तो मार्केट है, यहाँ आप ज्यादा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मकानात सड़क पे नहीं है, गलियों में है, मऊ में तो ज्यादातर आबादी 5 फुट या 6 फुट की गली में है, 70 से लेके 80% तक आबादी उन गलियों में है और सब गरीब लोग हैं। तो हमारी लड़ाई यही है। तो अगर प्रणाली लागू करने पर कोई आपत्ति हमको नहीं है, आप सब समझ लीजिए ना, उसमें आपको कोई आपत्तियां नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि स्लैब को बढ़ा दें और 9 मीटर को ले आवे 2 मीटर तक, ताकि हमारा 6 फुट वाली गलियों में जो लोग रहते हैं उनका रेट हम अपने हिसाब से रख सकें। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं, ना किसी बदगुमानी में आने की जरूरत है। और चूंकि अब सियासत में हम लोग हैं, जीत क्या है चुनाव, बहुत से लोग हारे भी हैं, बहुत से लोगों का जीत सपना रह गया, लड़ ही नहीं पाए, तो अब सबको कहीं ना कहीं कष्ट है ना, और इतना काम हो रहा है। अब मंत्री जी को शपथ लिए हुए 3 साल हो गया, 3 साल में 1.5 साल का समय तो मुझे मिला, मगर 1.5 साल का समय तो दूसरे साहब को मिला था ना। बड़ी टेक्निकल बात कह रहा हूं मैं कि 1.5 साल का तो वक्त उनको मिला था ना। तो भरत जी सारी बातों में ख्याल करिए, लाजिमो मलजूम में एक शब्द आता है जिसमें सबकी जरूरत पड़ती है, तो उस 1.5 साल में आखिर क्यों नहीं काम हुआ, इस 1.5 साल में क्यों काम हो रहा है, ये भी एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं से जब अच्छा तालमेल होता है नीचे और ऊपर तब विकास होता है। आज मंत्री जी को सारी योजनाएं बनाकर हम भेज रहे हैं, मंत्री जी वहां से मंजूरी भी दे रहे हैं,
विकास, क्षेत्रफल सीमा विस्तार हुई, तो उसके लिए भी सारी तरफ काम हो रहा है। जो काम हो रहा है वो सब आप जानते हैं, उस डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि एक बात मैं सिर्फ आज कहना चाहता हूं, आप बहुत आज अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जात से मऊ में रहने वाले लोगों में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपकी जो भी लड़ाई है वो खुद मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह। कोई घबराने की जरूरत नहीं है और किसी बदगुमानी में आने की जरूरत नहीं है। और आप कभी इतिहास मेरा बता दीजिए, 64 साल मेरी उम्र हो गई, 15 साल की उम्र से मैं सामाजिक काम और सियासी काम कर रहा हूं। कभी मैंने कोई ऐसी बात कही हो, कभी गलत बात कही हो, कभी वादा खिलाफी किया हो, कभी आपका नुकसान पहुंचाया हो, तो आप बता दीजिए। नहीं किया है। तो जो भी हालात हैं, बिजली का जो मसला है उस पर, जैसे मैं आपको एक वाकया बताऊं, 1 महीना हुआ होगा, जफरनगर से मेरे वहां 20-25 लोग आए। मैंने पूछा क्या बात है, क्या कि सब लोगों के हम लोगों की लाइन काट दिया एसडीओ ने। तो मैंने कहा कि कौन था एसडीओ, तो बताया कि फला एसडीओ थे। तो मैंने उनको फोन किया, एसडीओ साहब को, सुनिएगा जरा ध्यान से बात को। मैंने उनको फोन किया कि भाई 20-25 लोग मेरे पास आए हुए हैं। मोबाइल का मैंने स्पीकर ऑन कर दिया था ताकि लोग भी सुने क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग गए थे वहां, लाइन तो काटा गया है। मैंने कहा क्यों काट दी? सारी पूरी बस्ती की लाइन, पैसा अगर नहीं था तो सारे लोगों का तो बकाया होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने लाइन इसलिए काटी है, हमने उनसे ये कहा कि 2023 के पहले का तो 72 रुपए वाला है। तो मैं उनसे ये कह रहा हूं कि 2023 तक का जो 72 रुपए फी लूम का जो बकाया है, उस बकाये को जमा कर दीजिए आप। अगर वो बकाया भी आपका 6,000 रुपया है तो 6,000 पूरा नहीं तो 13,000 जमा कर दीजिए उसमें भी। तो अब आप बताइए कि 2023 तक का 72 रुपए वाला बकाया भी वहां जमा करने वाले सिर्फ एक आदमी का था, अब बाकी लोगों का जमा नहीं था। तो हम क्या करें आप बताइए? अब क्या बात करें आप बताइए? अधिकारी से बात करने लायक तो छोड़िए। अब 72 रुपया भी यार नहीं जमा करेंगे तो कैसे हम लोग बात कर पाएंगे? अब हो गया 400 रुपया। आप बताइए कि 72 रुपया 2006 में हुआ था, यानी लगभग 26, 4, 24, 15-16 साल हो गया। तो 15-16 साल में बिजली का दाम तो 5 गुना हो गया। तो 72 को अगर 400 रुपया किया गया तो कोई बड़ी जाती नहीं है। आज जो बिल आ रही है, अपनी बिल 2 लूम जिनके पास है, अपनी बिल निकाल कर देखिए कि 1 महीने की बिल 8,000 से कम नहीं आ रही है। अब 8,000 में आपको तो 800 देना है, 4 दूनी 800, 7200 रुपया तो आपका सरकार आपके खाते में जमा कर रही है। तो अब वो 400 रुपया फी लूम भी नहीं जमा करेंगे तो हम लोगों को खुदारा बात करने लायक तो छोड़िए, हम लोगों को बात करने की स्थिति में तो ले आइए कि हम लोग सीना तान के बात करते हैं। कितनी बात हुई, आदेश 2 साल तक हम लोग दौड़े, तब जाके शासन से मिला। और बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, सब्सिडी की 90% धनराशि वो खाते थे और 10% गरीब बुनकरों को मिलता था। और 90% गरीब बुनकरों की तादाद थी, 10% बड़े उद्योगपति थे पूरे यूपी में। और 3700 करोड़ रुपए, 3,700 करोड़ रुपए का बिजली विभाग का सरकार पर बकाया हो गया था। और उस 3700 करोड़ में 300 करोड़ रुपया रहा होगा छोटे बुनकरों का और 3,000 करोड़ रुपया रहा होगा जो बड़े बड़े लोग। एक आदमी साल में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की सब्सिडी उठाया है। तो क्या उनको मिलना चाहिए था? तो ये तो हुआ सही, बहुत सारा हाथ जोड़ा गया, तमाम आंकड़े डेटा दिए गए, तब जाके सरकार ने इस बात को मानने के लिए सहमति दी कि ठीक है, जो बहुत गरीब बुनकर हैं 5 किलोवाट के अंदर जिनका लोड है उनको फ्लैट रेट दिया जाएगा। बाकी लोग जो लड़ाई लड़ा थे उनका क्या कहना था? उनका कहना था, यही रफीक अंसारी आए थे, महुआ में आए थे, भाषण देके गए थे, आप भी थे इकबाल भाई उसमें? नहीं गए थे आप? फजल आलम भाई रहे होंगे। और वहां उन्होंने कहा कि भाई होगा तो सबका होगा, वरना बुनकरों को गरीब अमीर मत बांटिए। अरे क्यों नहीं बांटेंगे? हम जो गरीब है उनके साथ खड़े होंगे, सीधी बात है। लड़ाई तो सारी इसकी न है कि जिसके पास खाने का पैसा नहीं है उसको ना रियायत और सब्सिडी मिलनी चाहिए, कि जिनके पास 500 लूम चल रहा है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। लड़ाई इसी बात की थी। जो दूसरा ग्रुप था उसका ये कहना था भाई सब्सिडी मिले तो सबको मिले, खत्म हो तो सबको खत्म हो। मैंने कहा भागे भूत के लगोटिया वाली, जो मिल रहा है वो ले लो। तो 5 किलोवाट तक मिलने का इम्कान हुआ, दिया हुआ उसी पे दे दो। तो उसको मिल गया 400 रुपया जो मिल गया है। फिर उसमें ये हो गया कि आधा किलोवाट का जो लूम रहेगा, जो शासनादेश जारी हुआ कि आधा किलोवाट का जो लूम रहेगा उसको 400 रुपया फी लूम देना है। फिर गाड़ी फंस गई, ये आगे सब लोड चेक करने लगे कि आपको लूम तो 1 हार्स पावर से चल रहा है,
तो फिर 800 रुपया फिल्म हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा एक ऑर्डर कराया 4 लाइन का जाके कि साहब इसमें लिखिए कि 60 इंच से कम का जो लूम है वो माना जाएगा कि आधा हॉर्स पावर का है, और ये लिखवाया इस बार, और इसी सरकार में लिखवाया। एक बात समझ लीजिए, कोई भी सरकार हो, अगर काम कराने का हुनर है, सलीका है, अगर आप लगन और मेहनत से करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कामयाबी आपको मिल सकती है। इसी गोश्त वाले मुद्दे को लेकर मैं 2013 में हाई कोर्ट में गया, रिट किया, और उसी की देन है कि आज तक गोश्त मिल रहा है खाने के लिए। हाई कोर्ट में चला मुकदमा, जज साहब खन्ना साहब थे लखनऊ बेंच में, डेट पर डेट सुनवाई चालू किया उन्होंने, और अंत में फैसला दिया कि सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन क्या खाएगा, और स्लॉटर हाउस बनाने की जो बात आप कर रहे हैं वो स्लॉटर हाउस बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सुनवाई जारी थी, इतना फैसला पार्ट में आ गया था, अंतरिम फैसला, और उस फैसले के बाद से ही यूपी भर में कहीं ना कहीं लोगों को गोश्त मिलने लगा, वरना एकदम बंद था। लेकिन सरकार ने क्या किया, अब सरकार को मैं क्या कहूं, चूंकि कोर्ट ने किया, लखनऊ बेंच ने एक फैसला कर दिया कि उस पूरी मेरी फाइल को उठाकर इलाहाबाद बेंच को भेज दिया, और इलाहाबाद बेंच के चीफ जस्टिस के वहां आज तक वो फाइल पेंडिंग है। उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, विधायक मैं सुप्रीम कोर्ट गया, उसमें कैबिनेट लगाया, उस फैसले के खिलाफ ये लोग ना खड़े हों, तो खैर वहां तो कोई नहीं है, लेकिन इस पूरी फाइल को उठा दिया। और अब यहाँ जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, 8-9 साल हो गया, चूंकि मैं भी थोड़ा दूसरी मसरूफियत में लग गया, मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिस बिरादरी के लिए, उस बिरादरी के लोगों को भी आगे आना चाहिए। हम तो खाने वाले हैं, लेकिन जिनका वो बिजनेस है उनको भी तो आगे आना चाहिए। मैंने उसमें कई लाख रुपए खर्च किए, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, ना कोई चलने को तैयार हुआ, मेरे नाम से मुकदमा करना पड़ा मुझको। तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी बातें हैं। आज बहुत दिनों के बाद बड़ा खुला मंच रहा, सब लोगों ने अपनी बात रखी, तो मुझे भी आया दिल में कि कुछ बातें अपनी भी मुझे रखनी चाहिए, तो ये मौका मिला, मैंने भी बहुत सारी अपनी बातें रखी। मेरी कोई बात नागवार किसी को लगे तो माफ करिएगा। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि किसी भी नेता को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि देखिए जो भी समाजी आदमी या सियासी आदमी, उसे क्या मिलता है, कुर्सी तो चंद लोगों को मिलती है। आप बताइए कि 5 लाख की आबादी में एक चेयरमैन हुआ, 7 लाख की आबादी में एक कोई विधायक होगा, लेकिन ये लोग तो पूरी जिंदगी अपनी लगा दिए ना आपकी खिदमत, आपकी सेवा में। तो ऐसे लोगों का जो समाज के लिए 2 कदम चलते हैं, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर मरम्मत ही करने वाला क्यों ना हो, मोहल्ले में, हर मोहल्ले में होते हैं, ऐसे लोगों का एहतराम करने की आदत डालनी चाहिए जो समाज के लिए 2 कदम चलते हैं, चाहे किसी भी मामले में, सियासत के जरिए, चाहे सामाजिक काम के जरिए। तो ऐसे लोगों की इज्जत करने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आज दिन ब दिन किसी के पास वक्त नहीं, किसी के पास टाइम नहीं कि दूसरों के लिए 2 कदम चले। मगर ऐसे में भी आज के माहौल में भी लोग, ऐसे लोग जिंदा हैं जो लोगों के लिए चलते हैं और अपनी आवाज़ सार्वजनिक स्थानों पर उठाते हैं और कहते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे भी बैठेंगे। जो सड़कों पे बैठने के लिए तैयार है, तो मैं भी उनके पीछे, जब भी वो बैठेंगे मैं उनके पीछे मौजूद मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।